हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम CSIR जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पोस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले तो जानेंगे CSIR के बारे में। तो CSIR जिसका मतलब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये एक प्रीमियर नेशनल रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1942 में इस्टेब्लिश हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। ओके, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि जानी जाती है अपनी कटिंग एज रिसर्च के लिए कई सारी फील्ड्स में, जैसे कि रेडियो एंड स्पेस फिजिक्स, ओशियनोग्राफी, केमिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस। ठीक है, तो पूरे इंडिया में लगभग CSIR की 38 लेबोरेटरीज और इंस्टीट्यूट हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट और सपोर्ट स्टाफ को एम्प्लॉय करती हैं। अब इसका एम क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? इसका एम है कि ये टैलेंटेड इंडिविजुअल को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि वो नेशनल बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे मैंने 38 CSIR लेबोरेटरी और इंस्टीट्यूट की पूरी लिस्ट इंक्लूड करी है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से लगभग सारे इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में ये लोकेटेड हैं। ओके, तो आप इसको पॉज करके ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। मैं आराम से इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप पॉज करके पूरी लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो टोटल 38 ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब आगे देखते हैं जॉब प्रोफाइल। तो देखिए, जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि JSA की जॉब प्रोफाइल क्या है, तो ये एक एंट्री लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, ग्रुप C नॉन गेजेटेड। ठीक है, तो ये ग्रुप C पोस्ट है और नॉन गेजेटेड है अक्रॉस वेरियस CSIR इंस्टीट्यूट। ओके, तो देखिए जो जॉब प्रोफाइल है वो थोड़ी बहुत आपकी वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट जहां आप पोस्ट होगे। जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट और स्टोर और परचेज डिपार्टमेंट के लिए जनरली ये रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक है, जिनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, जिसमें कि ऑफिशियल रिकॉर्ड को मैनेज करना, ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन करना ताकि स्मूथ वर्क फ्लो रहे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। दूसरा क्लरिकल ड्यूटीज, जैसे पेपर वर्क को हैंडल करना, डेटा एंट्री करना और फाइल को मैनेज करना। और तीसरा आपका होगा असिस्टिंग सीनियर, जो सपोर्टिंग सीनियर ऑफिशियल्स होंगे उनके टास्क में उनकी मदद करना। तो ये आपकी 3 प्राइमरी ड्यूटीज़ हो गई और इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक टास्क हैं। ओके, तो ठीक है, तो जो रोल है वो डिमांड करती है प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर टाइपिंग में और ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन स्किल में। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्या है इस पोस्ट के लिए। तो देखिए, इस पोस्ट पे क्वालिफाई करने के लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10+2 आप पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से इंडिया में। ओके, उसके बाद आपकी कंप्यूटर टाइपिंग में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश ऑप्शन चूज़ कर रहे हो तो मिनिमम आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए या फिर 10,500 की डिप्रेशंस पर आवर। इसके बारे में मैंने डिटेल में एक टाइपिंग का वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हो। ओके, हिंदी टाइपिंग के लिए आपकी मिनिमम स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ओके, उसके बाद एज लिमिट देखिए, मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर्स ये लोग अलाउ करते हैं। ओके, एज रिलैक्सेशन भी दिया है, SC ST वालों को 5 साल, OBC वालों को 3 इयर्स और पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को 10 साल। एक्स सर्विसमैन को जो दी जाएगी वो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी होंगे उस हिसाब से उनको छूट दी जाएगी। विडोज़ को और डाइवोर्स वुमेन को भी छूट दी गई है, उन्हें अप टू 35 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज कितनी? 35 ईयर्स। और जो CSIR के रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं और वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ डिज़ायरेबल स्किल्स भी हैं इस पोस्ट के लिए, जैसे कि MS ऑफिस के साथ फेमिलियरिटी होनी चाहिए है, ऑफिस प्रोसीजर का नॉलेज होना चाहिए और गुड कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? सिलेक्शन प्रोसेस में टिपिकली 2 स्टेज होती हैं। पहले तो रिटन एग्ज़ाम होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। एक पेपर मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होता है और दूसरा पेपर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पे बेस्ड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, वो रिटन एग्ज़ाम के बाद कंडक्ट कराया जाता है सेपरेटली। ठीक है, उसके बाद जो आपकी मेरिट बनती है वो आपके जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसके बेसिस पे मेरिट बनती है और जिसमें कि आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, उसके बाद सैलरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो CSIR की JSA की सैलरी होती है वो 7th पे कमीशन में पे लेवल 2 में आती है, जिसका पे बैंड होता है
19,900 से लेके 63,200 रुपए तक। ठीक है, की कंपोनेंट क्या होते हैं, देखिए बेसिक पे होती है 19,900 के अराउंड पर मंथ। कुछ अलाउंसेज जैसे डीए डियरनेस अलाउंस ये रहता है 10,500 के अराउंड। ठीक है, वो जो पीरियोडिकली एडजस्ट होता रहता है इन्फ्लेशन के हिसाब से। और एचआरए मिलता है अप्रॉक्स 4,700, वो सिटी बाई सिटी वेरी करता है, मेट्रो सिटीज़ में आपको ज़्यादा मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको लगभग 1,800 रुपये मिलता है। तो ग्रॉस सैलरी लगभग आपकी 36,900 पड़ती है बिफोर डिडक्शंस। उसके बाद जो डिडक्शन होता है जैसे एनपीएस का कंट्रीब्यूशन 3,040, प्रोविडेंट फंड का लगभग 3,650 रुपये, तो लगभग 6,700 का टोटल डिडक्शन होता है। तो इन हैंड सैलरी वही लगभग आपको 30,000 पर मंथ मिलेगी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी सैलरी है। अगर बात करें आप एलिजिबिलिटी की, सिर्फ 10+2 मांगी जाती है, उस हिसाब से एंट्री लेवल पे बहुत अच्छी सैलरी है। ठीक है, और जो एडिशनल पर्क हैं जैसे कि मेडिकल बेनिफिट्स, लीव ट्रैवल कंसेशंस, ठीक है, और सीएसआईआर की फैसिलिटीज़। और ये इंस्टीट्यूट और ये जो एग्जैक्ट सैलरी है वो थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट वाइज डिफर भी कर सकती है। ठीक है, ये एक जनरल मैंने जो ट्रेंड है वो बताया है। प्रमोशन के बहुत अच्छे इसमें अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कैरियर ग्रोथ भी रहता है बेस्ड ऑन सीनियोरिटी, परफॉर्मेंस और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। तो जैसे जैसे आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन क्लियर करते जाओगे आपका प्रमोशन होता जाएगा, आपकी सैलरी अच्छी होती जाएगी। सबसे पहले तो आप बनोगे सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, तो आप पे लेवल 4 में आ जाओगे, जिसका पे बैंड होता है 25,500 से लेके 81,100। ठीक है, उसके बाद अगर आप और अच्छा परफॉर्म करोगे और डिपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लियर करोगे या फिर सीनियरिटी के हिसाब से आप एएसओ बन जाओगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो ग्रुप बी पोस्ट है, और उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, लेकिन आप पे लेवल 7 में आ जाओगे। ओके, तो प्रमोशन के लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करने रहेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं, वो आपको अपने अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए अटेंड करने पड़ेंगे, और सीनियरिटी के हिसाब से भी प्रमोशन होता है। ठीक है, उसके बाद वर्क लोकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको जो आप जहां काम करोगे वो डिपेंड करेगा कि आप किस लेबोरेटरी या इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हो। जनरली ये लोग हर इंस्टीट्यूट के लिए अलग से रिक्रूटमेंट निकालते हैं, तो जिस भी आप इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इनिशियली आपको वहीं पे आप बोल सकते हो कि जाके काम करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगभग सारे मेजर लोकेशंस पे इनके जो इंस्टीट्यूट और लेबोरेटरीज़ हैं लगभग सारे इंडिया में हैं। मैंने आपको बताया टोटल 38 हैं, तो लगभग पूरा इंडिया कवर करते हैं। ठीक है, तो जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो जो आपका पहला असाइनमेंट रहेगा वो आपका जिस इंस्टीट्यूट के लिए आपने अप्लाई किया होगा वहीं पे आपको मिलेगा। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए कैंडिडेट इसमें अपने हिसाब से तो कोई लोकेशन चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि कुछ समय काम करने के बाद हो सकता है कि मतलब अंदरूनी ट्रांसफ़र अगर होते हों इंस्टीट्यूट वाइज, उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा होता होगा कि अगर बाद में जाके थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हुई इस ट्रांसफ़र की तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही।